आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स। आज के लेक्चर में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम और कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल की अरेंजमेंट है जो डेटा के मुख्तलिफ अक़साम की ग्रुपों में दर्जाबंदी करता है और तमाम ऑब्जर्वेशंस हर ग्रुप में अपने मुतल्लिका ग्रुप से ताल्लुक रखती है। जो डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में जाहिर किया जाता है उसे ग्रुप डेटा कहते हैं। इससे साबित हुआ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा की मुकम्मल वजाहत का एक तरीका है। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अक़साम के बारे में बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की दो अक़साम हैं। नंबर 1 डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल को बनाने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1 सबसे पहले डाटा की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को मालूम करें और तमाम वैल्यूज को वेरिएबल के कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करें और सबसे बड़ी वैल्यू तक लिखें। नंबर 2 तमाम वैल्यूज को टैली मार्क्स के इस्तेमाल से रिकॉर्ड करें। नंबर 3 टैली मार्क्स की तादाद को फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखेंगे। आइए हम एक मिसाल के साथ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 5 coins are tossed 20 times and the number of heads recorded at each toss are given below. 3, 4, 2, 3, 3, 5, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 2, 3, 3, 4 and 2. Make frequency distribution of the number of heads observed. अब आप देखेंगे कि हमें हेड्स की तादाद दी गई है, तो हम एक वेरिएबल x को फर्ज करेंगे जो कि नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट करेगा। आइए अब हम टेबल को समझते हैं। टेबल के कॉलम x में नंबर ऑफ हेड्स दिए गए हैं जो कि एक सीक्वेंस से यानी 1, 2, 3, 4, 5 लिखे गए हैं और टेबल के दूसरे कॉलम में टैली मार्क्स दिए गए हैं। इन टैली मार्क्स को हम रिकॉर्ड किए गए हेड्स के मुताबिक कॉलम x में दिए गए नंबर के सामने लगाएंगे। जैसा कि रिकॉर्ड में 1 3 दफा आया है तो हम कॉलम x के 1 के सामने 3 लाइनें लगाएंगे। इसी तरह रिकॉर्ड में 2 8 दफा आया है तो हम कॉलम x के नंबर 8 के सामने 8 लाइनें इस तरह लगाएंगे। यहाँ पर ये 5 लाइनें 5 को रिप्रेजेंट कर रही हैं क्योंकि नंबर 5 के लिए हम 4 लाइनों के बाद 5वीं लाइन इस तरह कट करते हैं। इस तरह जितनी दफा भी 5 लाइनें कंप्लीट होती जाएंगी उनको हम इसी तरह से टैली मार्क करते जाएंगे। अब इसी तरह रिकॉर्ड में नंबर 3 5 दफा आया है तो हम 5 लाइनें लगाएंगे और इसी तरह रिकॉर्ड में नंबर 4 3 दफा आया है तो हम 3 लाइनें कॉलम x के नंबर 4 के सामने लगाएंगे। और इसी तरह हम रिकॉर्ड में देखें तो नंबर 5 1 दफा आया है जिसके लिए हम एक लाइन लगाकर इस कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे। और अब टेबल में फ्रीक्वेंसी के कॉलम में टैली मार्क्स के मुताबिक नंबर लिखेंगे। जितने टैली मार्क्स होंगे इतनी ही फ्रीक्वेंसीज होंगी। जैसा कि अगर 3 है तो इसके सामने 3 लिखेंगे और यही इसकी फ्रीक्वेंसी भी है। इसी तरह से हम बाकी टैली मार्क्स के नंबर भी लिखेंगे जैसा कि 8 के लिए 8 और 5 के लिए 5 और 3 के लिए 3, 1 के लिए 1 लिखेंगे। इस तरह से हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के बताए गए स्टेप्स के मुताबिक हमने इस टेबल को मुकम्मल कर लिया है। अब हम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने के लिए भी हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1 पहले हम रेंज को फॉर्मूला के जरिए मालूम करेंगे जो कि x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम है। इस फार्मूला के मुताबिक दी गई तमाम ऑब्जर्वेशन में से सबसे छोटी वैल्यू को सबसे बड़ी वैल्यू में से माइनस करेंगे।
नंबर 2, अब हम नंबर ऑफ ग्रुप्स की तादाद के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर डाटा को डिवाइड किया जाता है। जिन ग्रुप्स में डाटा को क्लासिफाई किया जाएगा तो इन ग्रुप्स को k के साथ जाहिर किया जाता है। आमतौर पर नंबर ऑफ ग्रुप्स की तादाद रेंज पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा रेंज इतनी ही ज्यादा ग्रुप्स की तादाद होगी। नंबर 3, दिए गए क्लास के फार्मूला के मुताबिक हम क्लास का साइज मालूम करेंगे और इसको h से जाहिर किया जाता है, जैसा कि h इज इक्वल टू रेंज ओवर k। इन 3 स्टेप्स के अलावा एक और बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि h की वैल्यू मालूम करते वक्त हम अप्रोक्सीमेशन के रूल को जहन में रखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर h इज इक्वल टू 7.1 आए या h इज इक्वल टू 7.9 तो हम इसे 8 कंसीडर करेंगे। नंबर 4, क्लासेस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रुप्स को लिखना शुरू करेंगे। हम सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन से शुरू करेंगे और इसको क्लासेस के साइज में देखते हुए लिखेंगे। नंबर 5, अब हम दिए गए डेटा में ऑब्जर्वेशंस को टैली मार्क्स के इस्तेमाल से रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 6, अब हम टैली मार्क्स को काउंट करेंगे और रिकॉर्ड को हर क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखेंगे। आइए अब हम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल को एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग आर द मार्क्स obtained by 40 students in mathematics of class 10. Make a frequency distribution with a class interval of size 10. सबसे पहले हम लेट करते हैं कि x मार्क्स ऑफ स्टूडेंट के बराबर है। दिए गए डेटा में से x मैक्सिमम 60 के बराबर है जबकि x मिनिमम 2 के बराबर है और h हमें 10 दिया गया है। इसलिए हम 2 से या इसके पास सबसे छोटे इंटीजर 0 से अपनी आसानी के लिए स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के 2 तरीके हैं। नंबर A, we may write the actual observation falling in the respective groups. This is given as follow. एक तरीका ये है कि हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को इसी के ही रिस्पेक्टिव ग्रुप में लिखेंगे। आइए अब हम इस एग्जाम्पल के टेबल को समझते हैं। तो देखिए कि हम पहले क्लासेस या ग्रुप्स का एक कॉलम बनाएंगे और हम इसमें क्लास इंटरवल का साइज 10 रखेंगे और हम सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन 2 से छोटे नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह हमारे पास वैल्यूज 10 के क्लास इंटरवल के मुताबिक तरतीब से चलती जाएंगी और हम इसको सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन 60 के बाद 10 का क्लास इंटरवल कंप्लीट होने के बाद खत्म करेंगे। तो हम क्लासेस या ग्रुप्स को इस तरह से लिखेंगे: 0, 9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69। अब हम इसका दूसरा कॉलम ऑब्जर्वेशंस का बनाएंगे और इसमें हम तमाम ऑब्जर्वेशंस को इनके क्लास या ग्रुप में लिखेंगे। जैसा कि 2 और 7 0 to 9 वाले ग्रुप में आ रहे हैं तो हम इनको इस ग्रुप के सामने ऑब्जर्वेशन वाले कॉलम में लिखेंगे और इसी तरह बाकी तमाम ऑब्जर्वेशंस भी जितनी दफा आएंगी इनको इसके ग्रुप के मुताबिक ग्रुप के सामने लिखते जाएंगे, जैसा कि 10, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 18, 19, 19 को 10 to 19 वाले ग्रुप के सामने और 21, 22, 22, 25, 26 को 20 to 29 वाले ग्रुप के सामने और 30, 30, 30, 32, 34, 34, 35, 38, 39 को 30 to 39 वाले ग्रुप के सामने और 40, 40, 41, 43, 47, 49 को 40 to 49 वाले ग्रुप के सामने और 51, 51, 52, 53, 54, 55, 59 को 50 to 59 वाले ग्रुप के सामने। अब हम थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। इस कॉलम में फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक आएगी। जितनी हर ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही होगी। जैसा कि 0 to 9 ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी। इसी तरह 10 to 19 ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी 10 होगी। और 20 to 29 ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी 5 होगी। और 30 to 39 ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 9 होगी। और 40 to 49 ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 6 हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 होगी। और 50 to 59 ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 7 हैं,
तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 7 होगी। और ग्रुप 60 to 69 की 1 ऑब्जर्वेशन है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी। इस तरह से ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम दूसरे तरीके को डिस्कस करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इसके रिस्पेक्टिव ग्रुप में लिखने के लिए टैली मार्क्स का इस्तेमाल करेंगे। इस टेबल में हम तमाम ऑब्जर्वेशंस को इसके रिस्पेक्टिव ग्रुप के सामने टैली मार्क्स के साथ लगाएंगे। इस टेबल में क्लासेस या ग्रुप्स का कॉलम पहले टेबल जैसा ही रहेगा और ऑब्जर्वेशन वाले कॉलम की जगह पर हम टैली मार्क्स का कॉलम बनाएंगे और हर ग्रुप में जितनी ऑब्जर्वेशंस आएंगी उतने ही टैली मार्क्स लगाएंगे। जैसा कि 0 to 9 ग्रुप में 2 ऑब्जर्वेशंस आई हैं, तो हम 2 लाइनें लगाएंगे और इसी तरह 10 to 19 ग्रुप में 10 ऑब्जर्वेशंस आई हैं, तो हम 10 लाइनें लगाएंगे। और 20 to 19 ग्रुप में 5 ऑब्जर्वेशंस आई हैं, तो हम 5 लाइनें लगाएंगे। इसी तरह हम इस कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे और हर टैली मार्क के रिस्पेक्टिव इतनी ही फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अगर टैली मार्क 2 है तो फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी और अगर 10 है तो फ्रीक्वेंसी भी 10 होगी। और इसी तरह से हम इस कॉलम को भी कंप्लीट कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज को ऐड करके टोटल फ्रीक्वेंसी 40 हासिल कर लेंगे। इस तरह ये टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आपने सब क्वेश्चंस हल कर लिए होंगे। अब हम अपने अगले टॉपिक के जाने बढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। आज हम इस वीडियो में कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल के बाकी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। दी गई टर्म्स को अक्सर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है। क्लास लिमिट। एक क्लास या ग्रुप को डिफाइन करने के लिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को क्लास लिमिट कहते हैं। सबसे छोटी वैल्यू को लोअर क्लास लिमिट और सबसे बड़ी वैल्यू को अपर क्लास लिमिट कहते हैं। इससे पहले वीडियो की एग्जांपल 2 में हमने देखा था कि इसमें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 लोअर क्लास लिमिट्स हैं, जबकि 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69 अपर क्लास लिमिट्स हैं। क्लास बाउंड्रीज। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल पर बेस करती है, जो कि किसी भी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करवाने के लिए अप्रोक्सीमेशन का रूल इस्तेमाल करती है। आइए अब हम वेट का टेबल बना लेते हैं। टेबल के पहले कॉलम में हम एक्चुअल वेट और रिकॉर्ड को किलोग्राम में लिखेंगे और दूसरे कॉलम में हम अप्रोक्सीमेट वेट बनाकर लिखेंगे। तो अब हम पहले कॉलम में 67.6, 67.2 और 67.5 लिख लेते हैं। अब हम इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मालूम करते हैं। अब यहाँ पर 67.6 68 के करीब है, क्योंकि पॉइंट के बाद आने वाली वैल्यू 5 से बड़ी है, इसलिए हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 68 लिखेंगे। और 67.2 में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से छोटी है, इसलिए हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 67 ही लिखेंगे। इसी तरह अब नेक्स्ट वैल्यू 67.5 है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 के इक्वल है, तो इस सूरत में भी ये 68 के करीब है, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू 68 आएगी। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल 2 को ही रेफर करते हैं। अगर मैं कहूं कि इसमें रियल लोअर क्लास लिमिट 10 की 9.5 है और इसी तरह 9.5 और 10.49 के दरमियान की तमाम वैल्यूज को 10 ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह से 19 की अपर क्लास लिमिट 19.5 है और इसी तरह 18.5 और 19.5 के दरमियान की तमाम वैल्यूज को 19 ही में रिकॉर्ड किया जाएगा। एक क्लास की रियल क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। मिड पॉइंट आर क्लास मार्क्स। दी गई क्लास की एवरेज हासिल करने के लिए अपर और लोअर क्लास लिमिट को जमा करके 2 पर डिवाइड किया जाता है। इसको इस क्लास का मिड पॉइंट
या क्लास मार्क कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक अपर क्लास लिमिट या बाउंड्री तक फ्रीक्वेंसी का टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इससे पहले बताया गया सारा कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल 2 के रेफरेंस के साथ बयान किया गया है। अब हम एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमें कहा गया है क्यूमुलेट क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर डाटा ऑफ एग्जाम्पल 2। अब हम इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन को एक टेबल की मदद से समझते हैं। टेबल के फर्स्ट कॉलम में हम क्लास लिमिट्स लेंगे। याद रहे कि इस एग्जाम्पल में हम डाटा एग्जाम्पल 2 का यूज कर रहे हैं, इसलिए इस डाटा के मुताबिक हम इसकी क्लास लिमिट्स बनाते हैं। हर क्लास लिमिट का इंटरवल 10 होगा, इसलिए क्लास लिमिट के कॉलम की वैल्यूज 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 और 60 to 69 होंगी। अब हम सेकंड कॉलम क्लास बाउंड्रीज का बनाएंगे। क्लास बाउंड्री की वैल्यू क्लास लिमिट की स्टार्टिंग वैल्यू से 0.5 माइनस करने और एंडिंग वैल्यू से 0.5 जमा करने से हासिल होगी। जैसा कि अब क्लास लिमिट की वैल्यू 0 to 9 है, तो हम 0 से 0.5 माइनस करेंगे और 9 से 0.5 को जमा करेंगे, जिससे हमें क्लास बाउंड्री -0.5 to 9.5 हासिल होगी। अब क्लास बाउंड्री की सेकंड वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्लास लिमिट की सेकंड वैल्यू के स्टार्ट से 0.5 को माइनस करेंगे और एंड में 0.5 ऐड करेंगे, तो इस तरह से हमें क्लास बाउंड्री की सेकंड वैल्यू 9.5 to 19.5 हासिल होगी। और इसी तरह से हम क्लास लिमिट्स की तमाम वैल्यूज के स्टार्ट से 0.5 माइनस करके और एंड में 0.5 ऐड करके क्लास बाउंड्रीज की तमाम वैल्यूज को मालूम करेंगे, जैसा कि 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5 और 59.5 to 69.5 क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज होंगी। अब हम नेक्स्ट कॉलम मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स का बनाएंगे। मिड पॉइंट को क्लास लिमिट की स्टार्ट और एंड वैल्यू को ऐड करके 2 पर डिवाइड करने से हासिल किया जाता है। जैसा कि क्लास लिमिट की वैल्यू 0 to 9 है, तो 0 plus 9 is equal to 9 और 9 divided by 2 is equal to 4.5 होगा। तो 4.5 हमारे पास मिड पॉइंट या क्लास मार्क होगा। इसी तरह से क्लास लिमिट की सेकंड वैल्यू 10 to 19 है, तो 10 plus 19 is equal to 29 होगा और 29 over 2 is equal to 14.5 होगा। तो 14.5 हमारे पास क्लास मार्क या मिड पॉइंट होगा। इसी तरह से 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 और 64.5 हासिल होंगे। अब हम नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। एक क्लास लिमिट में जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आती हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसी होती हैं। अब यहाँ क्लास लिमिट 0 to 9 में 2 ऑब्जर्वेशन आई हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी। इसी तरह से बाकी क्लास लिमिट्स में आने वाली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनकी फ्रीक्वेंसी होंगी। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हमने पहले वीडियो में फ्रीक्वेंसी मालूम की थी। अब हम नेक्स्ट कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को यूज करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू वही होगी जो फ्रीक्वेंसी की है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू 2 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू भी 2 ही होगी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बाकी वैल्यूज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की इससे पिछली वाली वैल्यू को ऐड करने से हासिल होगी। जैसा कि फ्रीक्वेंसी की सेकंड वैल्यू 10 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पिछली वैल्यू 2 है, तो हम इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 2 + 10 is equal to 12। इस तरह हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सेकंड वैल्यू 12 हासिल होगी। अब हम इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज को मालूम करेंगे, जैसा कि 12 + 5 is equal to 17, फिर 26, 32, 39 और 40 हासिल होंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रही है। हमारा लास्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आज का हमारा टॉपिक है
कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम्स। एक हिस्टोग्राम एडजेसेंट ट्राइंगल्स का एक ग्राफ है जो कि XY प्लेन पर बनाया जाता है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ होता है। इसकी तैयारी में हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हिस्टोग्राम के जरिए जाहिर करेंगे। ताहम इसको बनाने का तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ है। हम मिसालों की मदद से इसकी वजाहत करेंगे। इक्वल इंटरवल्स हिस्टोग्राम। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें कहा गया है मेक अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर्स ऑफ हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स वर टॉस्ड। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। इस एग्जाम्पल में दिए गए टेबल में हमें x यानी नंबर ऑफ हेड्स दिए गए हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टॉसेस को रिप्रेजेंट कर रही है जबकि x आने वाले हेड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। टेबल में फर्स्ट कॉलम x है और सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का है। अब हम इस टेबल के मुताबिक हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम मुदरजा ज़ैल तरीकाकार का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 1, मुनासिब वक्फा को इस्तेमाल करते हुए x एक्सिस पर वेरिएबल x की वैल्यूज को मार्क करें। स्टेप नंबर 2, मुनासिब स्केल का इस्तेमाल करते हुए y एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को मार्क करें। स्टेप नंबर 3, वेरिएबल x के हर इंटरवल पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के मुताबिक रेक्टेंगल की ऊंचाई बनाएं। इसके नतीजा में हिस्टोग्राम स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें कहा गया है मेक अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। इस एग्जाम्पल में दिए गए टेबल में क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी दी गई है। जैसे इससे पहले एग्जाम्पल में नंबर ऑफ हेड्स दिए गए थे, वैसे ही यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज दी गई हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। तो हम इसका भी इस तरह से हिस्टोग्राम बनाएंगे। ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लिहाजा हम मुदरजा ज़ैल तरीकाकार से हिस्टोग्राम बनाएंगे। स्टेप नंबर ए, मुनासिब स्केल का इस्तेमाल करते हुए हम x एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज को मार्क करेंगे। स्टेप नंबर बी, मुनासिब स्केल का इस्तेमाल करते हुए हम y एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को मार्क करेंगे। स्टेप नंबर सी, फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ग्रुप के हर क्लास इंटरवल पर रेक्टेंगल की ऊंचाई बनाएंगे। याद रहे कि हिस्टोग्राम को अच्छी तरह से समझने के लिए ऊपर वाले ग्राफ में 0 और 0.5 को x एक्सिस पर पॉजिटिव साइड पर लिखें। अनइक्वल इंटरवल हिस्टोग्राम। अगर क्लास इंटरवल बराबर नहीं है तो फ्रीक्वेंसी को हर क्लास फ्रीक्वेंसी के क्लास इंटरवल के साइज पर तकसीम करके एडजस्ट करना जरूरी है, और अगर इंटरवल डबल आ जाए तो फ्रीक्वेंसी को 2 पर डिवाइड करें ताकि इस तरह बार का एरिया दूसरी बार्स के एरियाज के सही प्रोपोर्शन हो सके। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें कहा गया है ड्रा अ हिस्टोग्राम इलस्ट्रेटिंग द फॉलोइंग डाटा। इस एग्जाम्पल में दिए गए टेबल में हमें एज दी गई है और इसके हर ग्रुप में आने वाले मेंस, यानी जितने मेंस की एज इस ग्रुप में से होगी उतने ही मेंस को नंबर ऑफ मेंस में लिखा गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिए गए सवाल में क्लास इंटरवल बराबर नहीं है, लिहाजा हर रेक्टेंगल की लंबाई को फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं किया जा सकता। इसलिए हम हर फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल के साइज पर डिवाइड करके हाइट में सही प्रोपोर्शन हासिल करेंगे। इसको दिए गए टेबल में जाहिर किया गया है। इस टेबल में फर्स्ट कॉलम एज का दिया गया है और एज को ग्रुप्स की शक्ल में लिखा गया है, जो कि 20 to 24, 25 to 29, 30 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54 और 55 to 64 हैं। और टेबल के दूसरे कॉलम में क्लास बाउंड्रीज दी गई हैं। क्लास बाउंड्री को एज के ग्रुप की स्टार्टिंग वैल्यू में से 0.5 माइनस करने और एंडिंग वैल्यू में 0.5 ऐड करने से हासिल होता है। इसी तरह हमें 19.5 to 24.5, 24.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 44.5, 44.5 to 49.5, 49.5 to 54.5 और 54.5 to 64.5 हासिल होंगे। अब नेक्स्ट कॉलम में क्लास इंटरवल दिया गया है। क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्रीज की एंडिंग वैल्यू में से स्टार्टिंग वैल्यू को माइनस करने से हासिल किया जाता है। इस तरह से हमें 5, 5, 10, 5, 5, 5 और 10 हासिल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास वही है
जो दिए गए टेबल में नंबर ऑफ मेंस दिए गए हैं, जो कि 1, 2, 26, 22, 20, 15 और 14 हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारे पास प्रोपोर्शनल हाइट का है और प्रोपोर्शनल हाइट फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल से डिवाइड करने पर हासिल की जाती है, जैसा कि 1 को 5 से डिवाइड करने से 0.20 हासिल होगा। और इस तरह से बाकी 0.4, 2.6, 4.4, 4.0, 3.0 और 1.4 भी हासिल होंगे। अब इसके मुताबिक हमारे पास ये हिस्टोग्राम बनेगा। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बहुत सी साइड्स वाली क्लोज्ड फिगर होती है। इसको बनाने की वजाहत दी गई मिसाल में की गई है। एग्जाम्पल नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग डेटा मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। स्टेप नंबर 1, एक जैसे क्लास इंटरवल के साइज वाले एडिशनल ग्रुप्स लें। एक फर्स्ट ग्रुप से पहले और दूसरा लास्ट ग्रुप के बाद लें। इन दोनों ग्रुप्स के लिए मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करें। इन ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी 0 होगी। इस टेबल में हम 10 से पहले वाली क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी को 10 to 19 वाले ग्रुप से पहले लिखेंगे। इसलिए टेबल की पहली रो में क्लास लिमिट 0 to 9 होगी और 0 में 0.5 ऐड करने और 9 में 0.5 ऐड करने से हमारे पास क्लास बाउंड्री 0.5 से 9.5 आएगी। और इस ग्रुप में कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं आई, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। और बाकी टेबल इसी तरह से आएगा जैसा क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसके स्टेप नंबर 2 पर गौर करते हैं। स्टेप नंबर 2 के मुताबिक दी गई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करें। आइए हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल का फर्स्ट कॉलम क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स होगा। मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हम क्लास लिमिट की स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को ऐड करेंगे और फिर उस वैल्यू को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्लास लिमिट का मिड पॉइंट मालूम हो जाएगा। पहली क्लास लिमिट की स्टार्टिंग वैल्यू 0 और एंडिंग वैल्यू 9 है, तो इनको ऐड करने से हमारे पास 9 आएगा और 9 को 2 से डिवाइड करने से हमें 4.5 हासिल होगा। और इसी तरह से इससे नेक्स्ट क्लास लिमिट की स्टार्टिंग वैल्यू 10 और एंडिंग वैल्यू 19 है, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके हमें 29 हासिल होगा और 29 को 2 पर डिवाइड करने से हमें 14.5 हासिल होगा और ये हमारे पास मिड पॉइंट होगा। इस तरह से हम तमाम क्लास लिमिट्स के मिड पॉइंट्स मालूम करेंगे और दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का होगा और फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज पिछले टेबल वाली ही होंगी। स्टेप नंबर 3 के मुताबिक मुनासिब स्केल के साथ एक्स एक्सिस पर मिड पॉइंट को मार्क करें और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को मार्क करें। स्टेप नंबर 4 के मुताबिक हर मिड पॉइंट या क्लास मार्क के मुताबिक फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट एक नुक्ता बनाएं और फिर इन सब को आपस में मिला दें। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपने सब कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। मजीद आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।